नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन का, रुख करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल 22 अप्रैल को अक्ति वहीं तिहार एवं माटी पूजन दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित होगा। मुख्यमंत्री बघेल अक्ति तिहार एवं माटी पूजन दिवस कार्यक्रम की शुरुआत इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिक्षेत्र में बीज पूजा एवं माटी पूजन के साथ करेंगे। बीजों की पूजा के उपरांत वे खेतों में ट्रैक्टर अथवा हल चलाकर इन बीजों की बुआई करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस अवसर पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में 11.37 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित कृषक सभागार का लोकार्पण भी करेंगे और इसके साथ ही महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के कैंप कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। मुख्यमंत्री कृषि महाविद्यालय वहीं परिसर में 8.96 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित क्लस्टर क्लासरूम का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के पूर्व मंत्री एस ईश्वरप्पा से बातचीत की और इसके साथ ही पीएम मोदी ने पूर्व मंत्री की सराहना भी की और इसे लेकर कांग्रेस और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निशाना साधा है। सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस के ट्वीट को रीट्वीट कर तंज कसा है। उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं है। वहीं कांग्रेस ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बीजेपी नेता ईश्वरप्पा को बीजेपी का टिकट न मिलने के बावजूद बगावत न करने के बधाई देना अस्वीकार्य है और इस व्यक्ति पर 40% कमीशन की मांग करने का आरोप है और बीजेपी कार्यकर्ता संतोष पाटिल द्वारा आत्महत्या करने के बाद भ्रष्टाचार के आरोपों पर इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया था। ऐसे भ्रष्ट नेताओं की प्रशंसा कर बीजेपी स्पष्ट संदेश दे रही है कि वह भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों का समर्थन करती है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव करीब है और चुनाव से पहले नेताओं के पार्टी बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी के दो नेता शिवनारायण द्विवेदी और पुष्पेंद्र परिहार ने कांग्रेस में प्रवेश किया है और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कांग्रेस से साफा पहनाकर दोनों नेताओं को पार्टी में प्रवेश दिलाया है और शिवनारायण द्विवेदी पहले कांग्रेस में ही शामिल थे। इसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, लेकिन जल्द ही बीजेपी को छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए और अब एक बार फिर उनको वापसी हुई है और कांग्रेस में शामिल हुए पुष्पेंद्र परिहार ने कहा कि मेरी घर वापसी हुई है और आम आदमी पार्टी में तानाशाही है। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें रायपुर लोकसभा की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन पार्टी का चंदा वसूली जोरों पर है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव करीब है और चुनाव से पहले नेताओं के पार्टी बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है और आम आदमी पार्टी के दो नेता शिवनारायण द्विवेदी और पुष्पेंद्र परिहार ने कांग्रेस में प्रवेश किया है। सरगुजा जिले के मां महामाया एयरपोर्ट का ट्रायल 30 अप्रैल के बीच किया जाना है, जिसको लेकर प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने जिले के तमाम अधिकारियों के साथ एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि सरगुजा संभाग के लोगों के लिए उड़ान बनाने की राह आसान नजर आ रही है और क्योंकि बता दें कि प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि मां महामाया एयरपोर्ट का कार्य तेजी से किया जा रहा है। वहीं उड्डयन विभाग द्वारा 30 अप्रैल तक ट्रायल किया जाना है, जिसको लेकर आज खाद्य मंत्री निरीक्षण करने पहुंचे और संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्य पूर्ण कर विमान ट्रायल के लिए एयरपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिससे कि सरगुजा संभाग के लोगों को हवाई सेवा जल्द से जल्द मिल सके।
सरगुजा हवाई सेवा से जुड़ने जा रहा है। एयरपोर्ट का काम अंतिम स्थिति में है और कंप्लीशन की ओर है। DGCL के जो टीम है जो सुरक्षा से संबंधित है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसका विजिट होना है। उसके पहले जो काम बचा है वो सबको अब कंप्लीट कर रहे हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे और इसके बारे में जानकारी लिया और निर्देश भी दिया है कि जल्दी इसको ठीक किया जाए, कंप्लीट किया जाए। जो काम बचा है कलेक्टर साहब को उसके लिए निर्देशित किए हैं। और चूँकि बड़ा काम है और सरगुजा के लिए सौगात मिलने वाला है, तो हम लोग भी बहुत उत्साहित हैं। ये पूरा रीजन जो है, सरगुजा रेंज जो है, इस चीज़ के यहाँ के लिए हवाई सेवा उपलब्ध होना एक बड़ा उपहार होगा, बड़ा सौगात होगा। हम सब उस क्षण का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं जब ये कंप्लीट होकर के हैंड ओवर होगा और यहाँ हवाई सेवा शुरू होगा। 28, 29, 30 का एक उसमें जो है एक संभावित तिथि तय हो रहा है। उसके पहले जो काम अभी बहुत सारे जो आप देख रहे हैं सामने काम चल रहा है, सब पूरा हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले अंतर्गत 25 अप्रैल से 1 मई तक भव्य शिव महापुराण वहीं अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा की जानी है। और यह आयोजन मिनी इंडिया स्वरूप भिलाई जयंती स्टेडियम मैदान में होने जा रहा है। और इस आयोजन में सहभागिता समस्त समाज के सेवा कर इस बृहद आयोजन को सफल की जानी है। और श्री राम जन्म उत्सव समिति के अध्यक्ष मनीष पांडे व विंग कमांडर विनोद सिंह ने पत्रकार वार्ता में बताया कि इस आयोजन को सफलतापूर्वक संपूर्ण करने में अन्य कई समाज के लोग स्वयं चलकर आए हैं। छत्तीसगढ़ में भी आयोजन हुए हैं, तो उसका अनुभव हम लोगों को है, चाहे प्रेस के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से। वो अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर यहाँ पे व्यवस्थाएं रखी गई हैं। मेडिकल इमरजेंसीज को ध्यान रखा गया है, प्रत्येक जगह एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, मेडिकल स्टाफ रखे गए हैं, डॉक्टरों की टीम रहेगी और जो लोग कथा श्रवण करने आएंगे उनके बैठने की व्यवस्था, उसके लिए 2000 वॉलंटियर्स उस कार्यक्रम स्थल पर रहेंगे। और साथ ही साथ जो अन्य व्यवस्थाएं हैं, जैसे गर्मी के समय पानी की व्यवस्था है, सभी समाज के लोगों से आग्रह किया गया है कि इस कार्यक्रम में आप लोग अपनी व्यवस्थाएं दें। तो प्याऊघर के माध्यम से भी सिख समाज ने, सोनी समाज ने, जायसवाल समाज ने, अग्रवाल समाज ने और भी समाज हैं जो इस पानी की व्यवस्थाओं को भी देख रहे हैं। तो ये जन सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है। ये भिलाई का कार्यक्रम है, भिलाई के प्रत्येक नागरिकों का कार्यक्रम है। इसमें व्यवस्था बनाने का काम भी भिलाई के प्रत्येक नागरिकों का है। देखिए, वहाँ पे हम लोगों ने लगभग अलग अलग पार्किंग स्थल रखे हैं और अलग अलग जोन से, जैसे मान लीजिए कि रायपुर तरफ से जो लोग आएंगे उनकी व्यवस्था हम लोगों ने रखी है कि कोई सेक्टर भिलाई विद्यालय में, जो लोग इस तरफ से आएंगे, दुर्ग तरफ से जो लोग आएंगे उनकी व्यवस्था हम लोगों ने सेक्टर 7 में रखी है, भिलाई होटल में रखी है, सेक्टर 6 कोतवाली थाना और सेक्टर 6 में रखी है। भिलाई होटल के भी जो सामने पार्किंग स्थल है उनको भी इवैक्यूएट किया गया है। वहाँ से आने की जो व्यवस्था है उसके लिए ई रिक्शा की व्यवस्था की गई है। ई रिक्शा में जैसे जो भी वृद्ध हैं, जो भी दिव्यांग हैं, इन लोगों के लिए विशेष तौर पर वहाँ से आने 25 अप्रैल से 1 मई तक शिव महापुराण की कथा जयंती स्टेडियम सिविक सेंटर में प्रदीप मिश्रा पंडित जी द्वारा श्रीमुख से रसपान सबको करने का भिलाई वासियों को अवसर मिलेगा। जिस कथा के भव्य आयोजन को लेकर विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं को की गई है। पार्किंग व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, स्वास्थ्य को देखते हुए गर्मी का दिन है, भंडारे की व्यवस्था और पूरे पंडाल के चारों ओर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर गेट बनाए गए हैं। 4 नंबर गेट बनाए गए तो चारों गेट की व्यवस्था ग्राउंड के अंदर सब लोगों की व्यवस्था बैठने की रखी गई है। ग्राउंड पैक होने की स्थिति में, पैक होने के बाद ग्राउंड के फिर बाहर की व्यवस्था रहेगी, ऐसा हम सब समिति वालों ने तय किया है।
कोविड को देखते हुए प्रशासन ने जो गाइडलाइन बताया है, उस स्थिति में जहां जितना संभव हो पाएगा हम लोग भी सब लोगों से आग्रह करेंगे, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करेंगे। तो कितने लोगों की टीम बनाई गई है इस व्यवस्था को? 2 से 2,500 लोग की। संदेश क्या मतलब इस आयोजन के जरिए संदेश समाज में क्या? समाज भोले बाबा का आयोजन है, भोले बाबा की कथा है, सब स्मरण करेंगे, ईश्वर सबका कल्याण करे, सबको उन्नति प्रगति। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे बुलेटिन में। इसी बीच रुक करते इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की तरफ, जो कि उत्तराखंड के देहरादून से है। जिलाधिकारी सोनिका का बड़ा एक्शन सामने आया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जो कि पीडब्ल्यूडी के अभियंता के खिलाफ एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी उत्तराखंड के देहरादून से आपको बता दें कि डीएम के निर्देशों के क्रम में उप जिलाधिकारी ऋषिकेश में दी है तहरीर। और इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी बता रहे हैं, जो कि लोनी वी के अधिशासी अभियंता धीरेन्द्र कुमार के खिलाफ थाने में दी गई है तहरीर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी उत्तराखंड के देहरादून से बता रहे हैं, जो कि आपको बता दें कि धीरेन्द्र कुमार के खिलाफ लंबे समय से मिल रही थी शिकायतें। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं, जो कि कार्य की लापरवाही पर मुख्यमंत्री भी जता चुके थे नाराजगी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी उत्तराखंड के देहरादून से आपको बता रहे हैं, जो कि बता दें कि धीरेन्द्र कुमार की कार्यप्रणाली पर शासन भी उठा चुका है उंगली। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जो कि पीडब्ल्यू के बड़े अधिकारियों ने भी दी थी धीरेन्द्र कुमार के खिलाफ नसीहत। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, जो कि अड़ियल अफसरों में आते हैं धीरेन्द्र कुमार। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जो कि बता दें कि धीरेन्द्र कुमार के खिलाफ लंबे समय से मिल रही थी शिकायतें और अब इन पे तहरीर की गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जो कि बता दें उत्तराखंड के देहरादून से है, जिसमें जिलाधिकारी सोनिका का बड़ा एक्शन सामने आया है। आपको बता दें कि एक्शन लेते हुए पीडब्ल्यूडी के अभियंता के खिलाफ एफआईआर के निर्देश दी है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी उत्तराखंड के देहरादून से आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि डीएम के निर्देशों के क्रम में उप जिलाधिकारी ऋषिकेश में दी है तहरीर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जो कि लोनी वी के अधिशासी अभियंता धीरेन्द्र कुमार के खिलाफ थाने में दी गई है तहरीर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी उत्तराखंड के देहरादून से बता रहे हैं, जो कि आपको बता दें कि धीरेन्द्र कुमार के खिलाफ लंबे समय से मिल रही थी शिकायतें, जिसको लेकर आज कार्य की लापरवाही पर मुख्यमंत्री भी जता चुके थे नाराजगी। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए तारिक अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक अंसारी जी, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, लोक निर्माण विभाग के जो अधिशासी अभियंता धीरेन्द्र कुमार, इनके जो है रानी पोखरी में तहरीर दी गई है। जो डीएम सोनिका सिंह ने खुद तहरीर दी है। कहा यह जा रहा है कि जो है तमाम जो कागज थे उसमें लापरवाही बरत रहे थे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद उनको जो है सख्त हिदायत दी थी ठीक काम करने की, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने काम नहीं किया। इसके चलते इनके खिलाफ जो है थाने में जो है तहरीर दी गई, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। और एक बात मैं आपको यहाँ पर और बता दूं, इसके अलावा तमाम लोगों की ये शिकायत थी कि जो ये अभियंता धीरेन्द्र कुमार है जो है काम नहीं करते हैं, लगातार परेशान करते हैं। इन तमाम शिकायतों को देखते हुए इनके खिलाफ तहरीर दी गई है। जी, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी है एक छोटे से गांव की और वहां रहती है छोटी सी चुटकी। ब्रेक के बाद स्वागत
स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर हमारी छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से, जहां के आपको बता दें कि नगर नागर इलाके में तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई और इस हादसे के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया। और इससे पहले देर शाम जब 3 बच्चों के शव को बाहर निकाला गया तो परिजनों में कोहराम मच गया। इसके बाद क्षेत्रीय विधायक रेखचंद्र जैन सभी परिवारों को सांत्वना देने के लिए मौके पर पहुंचे और शासन की ओर से तीनों बच्चों के परिजनों को 12 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई। विधानसभा क्षेत्र के नगरनार क्षेत्र में गोदी मुंडा तालाब में 3 स्कूली बच्चे नहाने गए थे और पानी में डूबने के कारण उनका आकस्मिक देहांत हुआ है। घटना की जानकारी जैसे ही मुझे मिली, मैंने तत्काल जिला प्रशासन से, हॉस्पिटल प्रबंधन से बात किया। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को इस घटना की जानकारी दी। मुख्यमंत्री जी और हमने मुझे निर्देश दिया कि तत्काल जाके पूरी कार्रवाई करो। तो हॉस्पिटल पहुंचकर मैंने देखा कि सब बच्चों की डेथ हो चुकी थी। तत्काल पोस्टमार्टम करवाकर डेड बॉडी को लेकर नगरनार उनके परिजनों के पास गया। उनको मिलकर उनको ढांढस बनाया और दाह संस्कार की प्रक्रिया में शामिल हुआ। और मुख्यमंत्री जी की ओर से और हमारे कांग्रेस परिवार की ओर से जो संवेदना है वो मैंने उनके समक्ष व्यक्त की और हमने उनको ये आश्वस्त किया कि दुख तो बहुत बड़ा है। इस दुख की घड़ी में हम, हमारे मुख्यमंत्री सब आपके साथ में हैं और दुख को मन में सहन करने की शक्ति दे ईश्वर, यही उनसे हमने ईश्वर से कामना की। और पीड़ित परिवारों को जो शासन की ओर से उचित मुआवजा होता है वो देने की कार्रवाई भी जारी है और कल तक उनको जो भी मुआवजा राशि है शासन द्वारा निर्धारित उसको हम पहुँचाने का काम करें। पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय यानी कि पीटीएस राजनंद में गांव में भी महिला आरक्षकों को ट्रेनिंग तो सालों से दी जा रही है, लेकिन बस्तर फाइटर के रूप में पहली बार महिला नव आरक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया और जिसमें कराटे, वेपन्स, खेलकूद, जंगल की ट्रेनिंग, बातचीत करने का तौर तरीका शामिल है। और पीटीएस राजनंद गांव में 80वां बैच का शुक्रवार को दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। राजनंद गांव के पीटीएस में बस्तर फाइटर के रूप में 280 महिला नव आरक्षक 6 माह की ट्रेनिंग लेकर तैयार हो चुकी है और राज्य सरकार ने बस्तर के शिक्षक बेरोजगार युवतियों को भी सेवा का अवसर देने की सूरत में वही वैकेंसी निकाली थी, जो कि बस्तर के जंगलों में नक्सलियों से लोहा लेंगी। बस्तर में कुछ जिलों में ऑलरेडी वहाँ पर महिला फाइटर्स काम कर रही हैं। दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी फाइटर्स हैं, सुकमा में दुर्गा फाइटर्स के नाम से बल का गठन किया गया है। जो महिला आरक्षक उन्हीं में से ये बल बनाया गया है। बस्तर फाइटर्स की भर्ती विशेष रूप से नक्सल अभियान को ध्यान में रखकर हुई है। बस्तर क्षेत्र की महिलाएं पुरुषों से किसी मामले में कम नहीं हैं और हर क्षेत्र में वो कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ वो कम्पीट करती हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो हम अपनी जो नवयुवतियाँ जो बस्तर फाइटर्स में भर्ती हुई हैं, ये भी बहुत अच्छा काम करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनपी न्यूज़। नमस्कार।